हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में। देखिए, सारे के सारे न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं होता। तो स्टेबिलिटी क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? एक बात तो हम लोग जानते थे कि बाइंडिंग एनर्जी जितना ही ज़्यादा होगा, न्यूक्लियस जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि उसको सेपरेट करने के लिए उतना ही ज़्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन ये बात भी जो है पूरी तरह से सही नहीं। आइए सबसे पहले जो है हम लोग उस कर्व को एनालाइज करते हैं जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे खींचा गया, ड्रॉ किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ है, आप एनसीईआरटी बुक भी देखते होंगे, उसमें ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास नंबर का ये ग्राफ ड्रॉ किया गया। ऐसा हम लोग देखते हैं कि मास नंबर बढ़ते जाता है और बाइंडिंग एनर्जी भी बढ़ते जाता है, ठीक ना। मास नंबर जितना ही ज़्यादा होता है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। चलिए, इसका क्या मीनिंग है वो भी बतला रहे, ठीक ना। वैसे आप जानेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास नंबर होता। आप जानते हैं मास नंबर का मतलब होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के संख्या क्या है, उसके सम को हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर, ठीक। तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि आयरन का अगर बाइंडिंग एनर्जी देखा जाए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe56, तो आप क्या देखेंगे कि इसका बाइंडिंग एनर्जी 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। बाइंडिंग एनर्जी अगर आप यूरेनियम का देखें, यूरेनियम 238, तो ये 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो जाहिर है ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किसका है? यूरेनियम का। कम है आयरन का, Fe का। तो जाहिर है माइंड में तो ये आएगा कि यूरेनियम 238 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए आयरन से, लेकिन होता इसके उल्टा है। ये जो आयरन है ये मोस्ट स्टेबल में आता है और यूरेनियम 238 जो है वो लेस स्टेबल है। आगे रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें जानेंगे कि उससे जो है रेडिएशन होते रहता, अल्फा बीटा गामा डीके होने लगता। मतलब कि यूरेनियम का न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल नहीं है, जबकि आयरन जो है मोस्ट स्टेबल में आता है। यानी आप बोल सकते हैं 238 यूरेनियम इज लेस स्टेबल देन Fe56। तो ऐसा क्यों हो रहा? तो देखो, अब ध्यान से सुनना जो बात बता रहे हैं। जो स्टेबिलिटी है ना, वो केवल बाइंडिंग एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है उसके आधार पे बाइंडिंग एनर्जी कितना है। जैसे मान लो दो ही न्यूक्लियॉन्स है और उसको पकड़ के रखने वाला जो एनर्जी है, सपोज करो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कहीं पे 10 न्यूक्लियॉन्स है और उसको पकड़ के रखने वाला जो एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी, मान लो वो 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जाहिर है पहले वाला 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था और ये 400 मेगा। तो कहोगे 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ज़्यादा है, लेकिन 400 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी तो बढ़ गया है ना। यानी प्रत्येक नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स के हिस्से में कितना आएगा एनर्जी। मतलब कि अगर तुमसे कोई पूछे कि आयरन में मास नंबर तो 56 है, तो इसके प्रत्येक न्यूक्लियॉन्स को कितना एनर्जी मिलेगा, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स
ऑफ आयरन, अगर आयरन के लिए बात करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो सोचो तो 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसमें 56 से डिवाइड कर दो, यानी 56 न्यूक्लियन के लिए इतना एनर्जी उपलब्ध है। इसको आप सॉल्व करके देखें 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता, यानी बाइंडिंग एनर्जी प्रत्येक न्यूक्लियन का 8.8 मिला। अब यही काम यूरेनियम में करके देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ, ठीक ना, यहाँ 50, यूरेनियम 238, तो यूरेनियम में लिए क्या आया 1800 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मास नंबर कितना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके कितना नंबर में मौजूद है। अब इसको डिवाइड करके देखो, ये आ गया 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब तो प्रत्येक न्यूक्लियन को जो एनर्जी मिला, मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी एक के हिस्से जो पड़ रहा है, यूरेनियम में कम है ना और आयरन में ज़्यादा। तो याद रखना, स्टेबिलिटी जो है ना वो केवल बाइंडिंग एनर्जी पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। यानी बोलेंगे क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन of Fe56 is greater than binding energy per nucleon of uranium 238. Hence, Fe56 is more stable than यूरेनियम 238। यानी कि स्टेबिलिटी क्या चीज पे डिपेंड करता है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे। अब आइए थोड़ा इस कर्व को एनालिसिस करते हैं। देखिए जैसे हेवी हाइड्रोजन है, H2 लिखा हुआ है जिसमें मास नंबर 2 हो, यहाँ 3 हो, तो हम लोग यहाँ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक ना, ये बाइंडिंग एनर्जी नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो देख लो इसका तो भाई बहुत कम है, लगभग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स में है पर न्यूक्लियन। इसी तरह से देखो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा है, हीलियम के लिए 6 से ऊपर है, लिथियम जो है वो नीचे उतर गया, कार्बन इस तरह से जो है दिया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो है आयरन के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर आयरन का देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन पड़ता है, ठीक ना, याद रखना ये 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है पर न्यूक्लियन। तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि Fe56 जो है इज मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक ना, ये मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस है Fe56, समझ गए। हाँ तो इसको जो है पहले पॉज करके आप लिख लें, फिर आगे बतलाते हैं। हाँ देखिए हम लोग ऑब्जर्वेशन में देखे कि मास नंबर 50 से 80 तक का जो न्यूक्लियाई है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस अप्रॉक्स 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, और वैसे न्यूक्लियाई जो है वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। यानी आप बोल सकते हैं फ्रॉम A इजकल टू 50 टू A इजकल टू 80, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड these nuclei are stable,
ठीक है, ये तो बात हम लोग किए कहाँ से, A=50 टू A=80। अब हम लोग A अगर ग्रेटर देन 80 हो, फॉर A ग्रेटर देन 80, मास नंबर जो है ना अगर 80 से ज़्यादा बड़ा हो, तब हम लोग क्या देखते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटते जा रहा, यानी उसका स्टेबल होने का चांस घटते जा रहा। ये अलग बात है कि बहुत स्लोली डिक्रीज करता है, यानी आप बोल सकते हैं कि फॉर A ग्रेटर देन 80 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज स्लोली। ठीक ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है स्लोली डिक्रीज करता है। और अगर आप यूरेनियम 238 पर आ जाएंगे, फॉर 238 यूरेनियम, आप अभी देखे थे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था, तो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक ना, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये जानो कि ये जो हेवी न्यूक्लियाई है जिसमें मास नंबर बहुत ज़्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो गया और अब इस तरह से ये स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं रहा। तो ये जब ये स्टेबल नहीं रहा तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा किसी तरह से मेरा मास नंबर घट जाए और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मेरा बढ़ जाए। तो उसके लिए ये क्या करता है, तो उसके लिए ये न्यूक्लियर फिशन करता है, ये टूट करके कम मास नंबर वाले न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि दिस हेवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल and they try to gain stability। ठीक ना, ये स्टेबिलिटी को गेन करना चाहता है, कैसे, तो थ्रू न्यूक्लियर फिशन, अपने आप को ब्रेक करा दिया, कम मास नंबर के दो न्यूक्लियस में ब्रेक कर गया। तो इस तरह से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका बढ़ जाता है। ठीक ना, थ्रू न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, तो क्या हम लोग सीखे, फ्रॉम A=50 टू A=80, मास नंबर 50 से 80 हो तो स्टेबल होता है, ग्रेटर देन 80 हो मास नंबर तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटते जाता है। यूरेनियम 238 तक पहुंचेंगे तो घटते घटते कितना हो जाता है, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही जो हेवी न्यूक्लियस है, अब ये सब अनस्टेबल न्यूक्लियस। अब अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद को स्टेबल करने के लिए चाहता है कि हम कम मास नंबर में कन्वर्ट हो जाएं, और कम मास नंबर में कन्वर्ट हो जाने पर उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाता है, उसका स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। इसीलिए हेवी न्यूक्लियाई क्या करता है, न्यूक्लियर फिशन करता है। तो चलिए पहले आप क्या करें, यहाँ तक इसको लिखें। तो ये तो हम लोग देखे कि मास नंबर 50 से 80 तक वो स्टेबल होगा, ग्रेटर देन 80 रहता है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटते जाता है और वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइज होता है। अगर हम लोग मास नंबर 50 से कम देखें, फॉर A लेस देन 50, तो देखो 50 से नीचे देखेंगे तो इसमें बाइंडिंग एनर्जी बहुत तेजी से घटता है। ठीक है, देखो H2 पे आकर के ये लगभग जो है ना 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स हो जाता है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ही कम होगा
वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा अनस्टेबल होगा। यानी इधर का जो न्यूक्लियस है ना वो अनस्टेबल है और वो चाहता है कि मेरा मास नंबर बढ़ जाए। देखो इधर वाला चाहता है मेरा मास नंबर घट जाए जिससे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाए, और ये चाहता है मेरा मास नंबर बढ़ जाए, क्योंकि देखो इसका ज़्यादा मास नंबर है इसके कंपैरिजन में, तो ये सब जो है इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका ज़्यादा है। यानी कि जो लाइट न्यूक्लियाई है, लाइट न्यूक्लियाई जो है वो चाहता है कि हम फ्यूजन करके मिक्स हो करके अपने मास नंबर को बढ़ा लें, और मास नंबर को बढ़ाने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाएगा, ठीक ना। यानी इधर का जो न्यूक्लियस है वो चाहता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई बढ़े, क्योंकि अगर मेरा मास नंबर बढ़ जाए तो मतलब ये सब चाहता है मेरा मास नंबर बढ़े, और ये क्या चाहता है मेरा मास नंबर घटे। यानी 80 से ऊपर जो है वो क्या चाहेगा कि मेरा मास नंबर घटे, और 50 से जो नीचे है वो चाहता है मेरा मास नंबर बढ़े, क्योंकि इधर मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि फॉर ए लेस देन 50 बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीजेज शार्पली, ठीक ना। और बोलेंगे H2 के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो बहुत कम हो गया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब ऐसा जो न्यूक्लियस है ये स्टेबल नहीं हो सकता है। बोलेंगे कि ये जो न्यूक्लियाइज है, दिस न्यूक्लियाई आर लाइट एंड अनस्टेबल, ठीक है। ये क्या चाहेगा, बोलेंगे दिस न्यूक्लियाई ट्राई टू गेन स्टेबिलिटी थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक ना। ये चाहता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब ये मिक्स होना चाहता है, और ये सब क्या चाहता है, स्प्लिट होना, ब्रेक करना, ठीक ना। न्यूक्लियस जब ब्रेक करता है, स्प्लिट करता है छोटे छोटे मास नंबर में, तो उसको हम लोग फिशन बोलते हैं, और जब वो कंबाइन करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक। देखो एक बात और जानो, अगर तुमसे कोई कहे ना कि एक न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हुआ। न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गया मतलब ये हुआ कि पहले उसको सेपरेट करने के लिए अगर मुझे ज़रूरत एनर्जी का था 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब उसको सेपरेट करने के लिए मुझे 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ज़रूरत है, मतलब 200 से ज़्यादा का ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा समझना बात को, जैसे न्यूक्लियस फॉर्मेशन में बताया गया था कि अलग अलग न्यूक्लियाई है, जैसे समझो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, उसको मिला दिए तो हीलियम न्यूक्लियस बन गया। तो अलग अलग अगर देखें तो उसका जो मास होता है वो ज़्यादा होता है न्यूक्लियस फॉर्मेशन के कंपैरिजन में, यानी कि वो एनर्जी कुछ लूज करके आता है। या सपोज करो अलग अलग था तो उसको कंबाइंड करने में जो एनर्जी रिलीज हुआ वो अगर 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोचो अलग अलग था न्यूक्लियन, उसको कंबाइन करके न्यूक्लियस बनाए तो कितना एनर्जी हमको रिलीज करना पड़ा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मान लो उसी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, कोई कहे नहीं कंबाइन करने में
300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी रिलीज करना पड़ा है। तो जिसमें 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करना पड़ा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका बाइंडिंग एनर्जी जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसको सेपरेट करने के लिए हमको 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लूज कराना होगा। मतलब कि अगर कोई भी न्यूक्लियस उसका अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी भी रीजन से बढ़ता है तो समझ लेना वो एनर्जी को रिलीज किया है। यानी समझो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन था, कंबाइन करने के लिए मान लो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज करना पड़ा। अब तो वही बाइंडिंग एनर्जी हो गया। कोई कहेगा नहीं, एक दूसरा न्यूक्लियस है जिसका बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको फॉर्मेशन में 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को रिलीज कर, यानी कि जितने बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है यानी एनर्जी रिलीज उतना ही ज़्यादा हुआ। नहीं तो जब भी कहा जाए ना कि बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज कर गया तो समझ लेना एनर्जी रिलीज हो गया। ठीक ना, बोलेंगे व्हेन बाइंडिंग एनर्जी इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन increases, it means energy is released। ठीक ना, इसका मतलब ये हो गया कि एनर्जी रिलीज्ड हुआ। समझ गए। और ये बात याद रखिएगा, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए बाइंडिंग एनर्जी को बढ़ाने की ज़रूरत है। जितने ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगा उसको सेपरेट करना उतना ही मुश्किल होगा, तो वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन साथ में भी याद रखना है, जैसे समझो ऐसे कोई अगर तुमसे कहे 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का सिस्टम है, न्यूक्लियस फॉर्मेशन हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी इसका 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और सपोज करो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का ही सिस्टम है, वो ऐसा फॉर्मेशन हुआ जिसका बाइंडिंग एनर्जी 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो ज़्यादा स्टेबल दोनों में कौन होगा? तो 300 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कारण कि दोनों में न्यूक्लियन सेम है। न्यूक्लियन तो सेम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सम जो है वो सेम है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है। तो जब बाइंडिंग एनर्जी जिसका ज़्यादा हो ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो कहोगे कि सर तो फिर आप वही बात बोलेंगे, यूरेनियम 238 का बाइंडिंग एनर्जी तो ज़्यादा होता है आयरन 56 से, तो काहे नहीं वो ज़्यादा स्टेबल होता है? तो बोलेंगे कि देखो वहाँ यूरेनियम 238 का मास नंबर अलग है, आयरन 56 का मास नंबर अलग है। अगर मास नंबर सेम होता और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होता तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पे स्टेबिलिटी डिपेंड करता है, याद रखना है, स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। कोई भी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर 2 न्यूक्लियाई हो, सपोज करो दोनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है, लेकिन एक का बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है एक का कम है, तो जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी उसका ज़्यादा हो जाता। तो चलिए, उम्मीद है आप न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कर्व को समझे होंगे। ठीक है, तो इसको इतना ही बतलाते हैं। अगले लेक्चर में पहले न्यूक्लियर फोर्स वगैरह ये सब बतलाएंगे। और एक बात बता दें, आपके जो सिलेबस है इस बार का स्पेशली, उसमें से रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया। ये अलग बात है कि वो लेक्चर मैं दे दूंगा जिसे इन फ्यूचर काम आए, लेकिन उस सिलेबस से उसको हटाया गया है। तो मोस्टली जो आपको पढ़ना है वो बात बतला चुके हैं। अगले दिन जो बतलाएंगे तो जो अभी का सिलेबस है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंटेंट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।